मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुनव्वर आलम और आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ इंटरनेशनल तज्ज़िया निगार और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। नाजरीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी ज़फ़र जिलानी के बयान के बाद दारुल क़ज़ा पर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर एक तरह से तनाज़ो खड़ा हो गया है और ये तनाज़ो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर हंगामा बरपा है। कई तरीके से कई लोग ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ये ऐलान, ये फ़ैसला लिया है, ये बीजेपी को जिताने की एक साजिश है। और कई लोगों के कई तरह के इल्ज़ाम हैं, कई सियासी लीडरान इससे नाराज़ हैं। क्या ये बात सच है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पसे पर्दा बीजेपी की हिमायत कर रहा है? इन्हीं सारे सवालात का जवाब आज देंगे हमारे साथ मौजूद डॉक्टर मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दारुल क़ज़ा आखिर है क्या, और आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे हर ज़िले में कायम करने का फ़ैसला क्यों लिया है? देखिए, दारुल क़ज़ा हिंदुस्तान के अंदर कुछ नया नहीं है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1922 में बिहार से मौलाना अबुल महासिन सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने की थी और आज इमारत शरिया के प्लेटफार्म से तकरीबन मुल्क भर में 65 जो है दारुल क़ज़ा चल रहे हैं, जो इमारत शरिया के ज़ेर एहतमाम चल रहे हैं और ज़्यादा उसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफार्म से भी दारुल क़ज़ा का निज़ाम है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुल 60 इस वक्त दारुल क़ज़ा कायम है और ये इसकी पॉलिसी है कि दारुल क़ज़ा के निज़ाम को पूरे मुल्क में फैलाया जाए। ये कुछ नया नहीं है और ना कोई नई बात सामने आई है और ना नया कुछ अभी हुआ है, ना कोई ऐसी नई तजवीज़ आई है। ये बहुत पुरानी तजवीज़ है और हर इजलास में इसकी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश होती है। हर इजलास में इसके जाल को फैलाने की तजवीज़ पास होती है और हर इजलास में इसकी कारकर्दगी क्या रही है, कितने लोग आते हैं, क्या फ़ैसले होते हैं, सब रिपोर्ट पेश की जाती है। तो नया कुछ नहीं है, ये एक पुराना सिलसिला है और मुसलमान अपने आइली मसाइल को लेकर के दारुल क़ज़ा में आते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि दारुल क़ज़ा क्या है, दारुल क़ज़ा के अंदर सिर्फ कुछ आइली मसाइल ऐसे हैं जिनको बहुत आसानी से घर बैठे हल कर लिया जा सकता है सालसी के तौर पर और उसी तौर पर उसको हल किया जाता है। और इसमें कुछ इसको मुतवाज़ी निज़ाम अदालत भी नहीं कह सकते आप, पैरेलल जुडिशरी सिस्टम भी नहीं कह सकते, बल्कि एक मीडिएशन की एक राह होती है जो थर्ड पार्टी मिल कर के उसको हल करते हैं। कभी दो तो आदमी झगड़ता है, उसके बीच में कोई तीसरा आदमी आकर के हल कर देता है, या ग्राम पंचायत में जो सिलसिला चलता है कि गाँव घर के छोटे मोटे झगड़ों को हल कर लिया जाता है। उसी तरीके से हमारे कुछ आइली मसाइल हैं जो केसेस को लेकर के अगर हम छोटे छोटे मसलों को लेकर के अदालत में जाए तो एक माली ख़र्च भी, अदालत पर बोझ भी और एक लंबा सिलसिला भी चलता है। तो उससे निजात दिलाने के लिए ये एक तरह से सहयोग है अदालत का। अदालत की एक तरह से हम लोग मदद करते हैं दारुल क़ज़ा की वजह से कि छोटे छोटे मसले को घर पर ही निपटाने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए तकरीबन इस वक्त 60 इदारे चल रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्लेटफार्म से, 65 बिहार इमारत शरिया के ज़ेर एहतमाम, तकरीबन 125 इदारे चल रहे हैं और बाकी साउथ इंडिया में और कुछ वहाँ के लोकल इदारे भी चल रहे हैं। लेकिन ये जो इदारे चल रहे हैं दारुल क़ज़ा, इमारत शरिया और दारुल क़ज़ा इसके पर्सनल लॉ बोर्ड के, ये तकरीबन 125 हैं और इसको और फैलाने की कोशिश हो रही है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि 1922 से दारुल क़ज़ा कायम है, तो आखिर अब तक इसे खामोशी से किया जा रहा था? तो 2019 करीब है, इलेक्शन करीब है, तो अभी इसे ऐलान कर दिया गया है। तो कई लोग, कई सियासी लीडरान हैं, हम इमाम बुखारी साहब, इमाम जामा मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक तरह से बीजेपी की हिमायत में है। तो आप इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मैं खुद हैरान था कि आखिर क्या हो गया है ऐसा कि सारे चैनल पे इसी पे डिबेट हो रहा है। पहले तो वो 2-3 अंग्रेज़ी चैनलों ने डिबेट की, उसके बाद दूसरे दिन सारे इंग्लिश चैनलों ने की और फिर तीसरे दिन सारे हिंदी चैनलों ने डिबेट शुरू कर दी इस पर। ऐसा लग रहा था कि मुल्क में और कोई इशू ही नहीं है, कोई मौजू ही नहीं है सिर्फ इसके। मैंने खुद कई चैनल वालों से ये सवाल किया कि आखिर ये इशू उठा कैसे, कहाँ से ये सवाल पैदा हुआ। तो लोगों ने जिलानी साहब का नाम लिया कि ज़फ़र जिलानी साहब का बयान आया। ज़फ़र
ज़फ़रयाब जिलानी साहब ने कोई ऐसा नया बयान दिया नहीं है, बल्कि पहले मीडिया में इस तरह की खबर आ गई थी और उसके बाद लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये कोई नया सिलसिला नहीं, ये तो पुराना सिलसिला है, इसको फैलाने की कोशिश बहुत पहले से चल रही है और आइंदा इसको फैलाया जाए, हर ज़िला में फैलाया जाएगा। ये तजवीज़ बहुत पुरानी है, ये कोई नई तजवीज़ नहीं है, ना कोई सामने जो इजलास होने जा रहा है उसमें कोई ऐसी नई तजवीज़ आएगी, ये तो पुरानी बात है। तो ज़फ़रयाब जिलानी साहब ने वही बात कही जो मैं आपसे कह रहा हूँ और ये मीडिया में खबर आने के बाद कही है, लेकिन ये मीडिया में शोषा छूटा कैसे और ये इशू बना कैसे? तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि यूपी के किसी ज़िला में एक नया दारुल क़ज़ा कायम हुआ था और उस नया दारुल क़ज़ा कोई क़याम को लेकर के कोई लोकल ख़बर वहाँ छपी और वहाँ से धीरे धीरे ये चिंगारी आग की तरफ फैली और इस तरह से एक पूरे देश में मैसेज देने की कोशिश की गई कि मुसलमानों का अदालत पर से भरोसा उठ गया है, मुसलमान एक मुतवाज़ी निज़ाम अदालत चाहते हैं। इस तरह से मुसलमानों के ताल्लुक़ से गलतफ़हमी पैदा करने की मीडिया ने कोशिश की, जो मीडिया का अपना एक रवैया रहता है हमेशा से, और उसमें उनको ये लगा कि शायद उसकी वजह से हिंदू पोलराइज होंगे तो बीजेपी का फ़ायदा होगा और बीजेपी के इशारे पर ये लोग कर ही रहे। मीडिया वाले ऐसे नहीं कर रहे, जब तक उनको ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलता, बीजेपी का इशारा नहीं होता, उस वक्त तक वो लोग डिबेट नहीं करते। सारे चैनल इस वक्त जो है बीजेपी के इशारे पर खेल रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि अभी फ़िलहाल कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे इमारत शरिया के हिस्सा 65 इदारे काम कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम में 60 हैं। तो आप ये बताइए कि इतने दिनों में सिर्फ 60-65 ये जो रेशियो है कुछ कम नहीं है, या बोर्ड की सुस्ती से काम नहीं ले रहा? अगर आप कह रहे हैं तो फिर देखिए, इसका जो है बिहार का दायरा वो तो बिहार ही तक है, बिहार और उसके बाद झारखंड उड़ीसा तक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दायरा बहुत वसी है, पूरा हिंदुस्तान इसका दायरा है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इसकी शुरुआत बाद में हुई है, खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम बहुत बाद में आया, 1972-73 के आसपास क़याम अमल में आया है और उसके बहुत बाद दारुल क़ज़ा का निज़ाम चला है। तो इस कम वक्त में अगर 60 इदारे हमारे चल रहे हैं और इसको और फैलाने की कोशिश हो रही है तो ये कम नहीं है। असल में यह है कि इसके प्लेटफार्म से एक बेदारी भी होती है लोगों में कि हम क्यों ना अपने छोटे छोटे मसलों को हल कर लें, घर के अंदर हल कर लें। एक आप अंदाज़ा लगाएं, एक तजिया देखा जाता है कि 3 करोड़ से ज़्यादा इस वक्त सिविल मामले कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं और जिसके बारे में खुद कई जजेस के बयान इस तरह से आ चुके हैं कि तमाम मामलात को अगर हल किए जाएंगे तो उसके लिए सदियाँ बीत जाएंगी, फिर भी तमाम मामलात हल नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत में अगर इस तरह के ये छोटे छोटे मामले अदालत में जा कर के अगर हम प्राइवेट तरीके से हल कर लेते हैं आपस में, तो ये तो अदालत का सहयोग है, अदालत की एक तरह से मदद है ये। तो इसलिए अदालत को खुद हुकूमत को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोग उस पर बोझ नहीं बन रहे हैं, बल्कि आपस में इस तरह के छोटे तनाज़े को हल कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि दारुल क़ज़ा जो है हिंदुस्तानी अदालतों के लिए एक तरह से मददगार है, बिल्कुल हेल्पफुल है। तो फिर भी पूरे हिंदुस्तान में लोग इस पर तुले हुए हैं कि किसी न किसी तरह से इसको बंद किया जाए या इस पर मसला खड़ा किया जाए। आखिर क्यों, क्या वजह है? देखिए, 1-2 बार नहीं, दर्जनों बार दारुल क़ज़ा के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने PIL दाखिल किए हैं कोर्ट के अंदर और हमेशा मुँह की खानी पड़ी है। और एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है PIL दाखिल किया गया था 2005 में, जो रिट पिटीशन दाखिल हुआ था उसका नंबर है 386। रिट पिटीशन 2005 में दाखिल हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त में नोटिस जारी किया था दारुल उलूम देवबंद को भी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी, इमारत शरिया को भी, सबको दाखिल किया, तो ये नोटिस जारी किया था और बड़े पैमाने पर यह केस लड़ा गया और बिलाखिर इसका फ़ैसला 7 जुलाई 2014 में आया था, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, और बहुत वाज़ेह फ़ैसला है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि ये हमसे मुतवाज़ी अदालत नहीं है। उसने इसको माना है कि ये एक इफ़ाफ़ो तफ़हीम की राह है, एक मीडिएशन के तौर पर यह अदारा काम कर रहा है, जैसे थर्ड पार्टी मिलकर के किसी दो झगड़े वालों के दरमियान हल करा देते हैं, उस तरीके से ये काम कर रहा है। इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलीगल करार नहीं दिया, बल्कि उसको जस्टिफाई किया और इन इदारों को मुतवाज़ी करार नहीं दिया। तो जिस चीज़ पर खुद सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उस पर किसी दूसरे तीसरे के ऑब्जेक्शन की हम क्या परवाह करेंगे, और क्या हक़ होता है किसी को ऑब्जेक्शन करने का या उस पर एतराज़ करने का। जब हम कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, आर्टिकल 89 सिविल मामले में जो 89 आर्टिकल है वो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि मीडिएशन की राह तलाश की जाए। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि तनाज़ा को लेकर के जस्टिस खैहर ने भी मशवरा दिया था कि आप लोग जो है इसको आपस में हल किया जा सकता है, थर्ड पार्टी जो है कोई आदमी आकर के हल कर ले, मीडिएशन की राह तलाश कर ले। तो क्या जस्टिस खैहर भी गलत कह रहे थे?
वो भी तो मीडिएशन का एक मशवरा दिया। तो उससे साफ जाहिर है कि इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर मीडिएशन की बड़ी गुंजाइश है। और बाज़ाब्ता ग्राम पंचायत का बड़ा नेटवर्क है, बड़ा निज़ाम है जो कानून के अंदर में चलता है, पंचायती राज जिसको कहते हैं। और उसमें वही होता है कि दो झगड़े करने वालों के दरमियान तीसरा आदमी जो होता है वो सुलह सफाया कराता है। वही चीज़ें इसके अंदर है। इसमें हम उस वक्त एतराज़ होता है जब ये हम क्रिमिनल मैटर को भी सुनते हैं। इसमें क्रिमिनल मैटर की सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ सिविल मैटर की सुनवाई होती है। और उसमें भी अदालत मुतवाज़ी तो उस वक्त होता है ना जब उसको क़ुव्वत तनफीज़ हासिल हो, इम्प्लीमेंटेशन पावर हासिल हो। यहाँ तो क़ुव्वत तनफीज़ है नहीं। दारुल क़ज़ा से जो फ़ैसला है आता है, उस फैसले को अगर कोई मानना चाहे माने, ना मानना चाहे ना माने। हम ज़ोर ज़बरदस्ती से उसको नहीं मनवा सकते। लेकिन ज़ाहिर है कि जिसका कुरान व हदीस पर यकीन होगा, मुसलमान होगा और देखेगा कि काजी कुरान व हदीस की रोशनी में हमारा फ़ैसला किया है, तो वो मानेगा ही। एक मैडम हैं शाइस्ता अंबर, जो कि ख़वातीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदर हैं। उनका ये इल्ज़ाम है कि दारुल क़ज़ा में एक तरफ़ा फ़ैसला होता है जो कि मर्दों के तरफ होता है। तो ये आप इस इल्ज़ाम का क्या जवाब दें? पहली बात एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दारुल क़ज़ा में जितने एप्लीकेशन आते हैं उसमें 90% या 90% से ज़्यादा एप्लीकेशन जो होते हैं वो ख़वातीन की जानिब से होते हैं। यानी दारुल क़ज़ा की तरफ ख़वातीन जाती हैं अपने फ़ैसले को लेकर के, अपने तनाज़ा को लेकर के, मर्द नहीं जाते हैं। अब मर्द के ज़्यादा कोई मैटर उसमें सुने भी नहीं जाते, सिर्फ औरतों ही के लिए मैटर सुने जाते हैं। कल तक यही ख़वातीन एतराज़ कर रही थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर कि ये अदारा औरतों के लिए क्या कर रहा है। आज अगर ये अदारा अपने दायरे को फैलाते हुए औरतों की सुनवाई के लिए, उसकी मदद के लिए अगर अपने इदारे जगह जगह कायम कर रहा है, तो ये तो फैमिली एक तरह से हेल्पलाइन सेंटर है। ये वुमेन हेल्पलाइन सेंटर है कि वुमेन अगर कहीं पर किसी का शौहर जो है उसका खर्चा नहीं दे रहा है, वो फ़ौरन दारुल क़ज़ा में आएगी, वहाँ से उसको मदद मिलेगी। या किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, वो दारुल क़ज़ा में आएगी, उसको मदद मिलेगी। तो यहाँ तो सारे सुनवाई औरतों ही की होती है और औरतों ही की सुनी जाती है। और ज़्यादा अब तक जो जितने इदारे कायम कर रहे हैं उनका रेशियो उठा करके देखिए, जितनी एप्लीकेशन आई है वो सिर्फ औरतों की जानिब से आई है, मर्द नहीं आते हैं। और मर्द को कोई शिकायत होती भी नहीं है, और शिकायत होगी भी तो वो कहीं और जाते होंगे, सिविल अदालत में जाते होंगे, ये मुल्क का जो निज़ाम अदालत है उसमें जाते होंगे। लेकिन दारुल क़ज़ा में हमेशा औरतों के लिए दरवाज़ा खुला रहता है और औरतें ही ज़्यादा आती हैं। और औरतों के लिए ये दारुल क़ज़ा बहुत ही मुफीद, बहुत ही मुआविन है। और इसमें ये इसका दायरा जितना फैला दिया जाए उतना कम है। इसलिए इनका ये एतराज़ करना कि औरतों के लिए कुछ नहीं करते हैं, और क्या वो खुद असल में वो ऐसे खातून हैं जिनको दारुल क़ज़ा के मुताल्लिक़ क्या चीज़ है, या शरई अदालत क्या होती है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, ये तो उससे उसको खुद वाक़फ़ियत नहीं है। वो सियासी तौर पर एक वुमेन पर्सनल लॉ बना लिया है, लेकिन वुमेन के भी अलग से पर्सनल लॉ क्या होते हैं वो उनको पता भी नहीं है। अच्छा, तो अब जैसे 14 जुलाई को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हो रही है न्यू होराइज़न स्कूल दिल्ली में, तो उसके क्या क्या एजेंडे हैं, क्या ख़ास बातें होंगी? देखिए, ये जो मीटिंग हो रही है ये एग्जीक्यूटिव कमेटी की हो रही है, वर्किंग कमेटी की, ये जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं है। और वर्किंग कमेटी में आमतौर से जो जनरल बॉडी की मीटिंग होती है उसमें जो एजेंडे पास होते हैं उन्हीं बातों का इम्प्लीमेंटेशन होता है, उस पर गौर व खौज होता है। इसलिए जो हैदराबाद का पिछला इजलास था उसमें जो भी रेजोल्यूशन पास हुए हैं उन रेजोल्यूशन पर कहाँ तक अमल हुआ, कैसे अमल किया जाएगा, आगे क्या उसके लिए लाए अमल होगा, इन्हीं बातों पर गौर व खौज होगा। कोई इसमें नई बात सामने नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, तो अब तक आप एक ख़ास मेहमान से ख़ास बातचीत देख रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। फिर एक नए मौके पर बातचीत करने के लिए ख़ास मेहमान के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए।